अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो क्या होता है या किसे कहा जाता है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। इस वीडियो के अंदर हम साथ साथ डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ साथ डेफिनेशन में जो भी हर्डल्स आएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड तक जो है आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो डेफिनेशन पढ़ूँ तो अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन। जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो टू डायमेंशनल प्लेन होता है। अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं कि सर टू डायमेंशनल क्या होता है, और दूसरा सवाल ये होता है कि सर प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि प्लेन कहाँ किसे जाता है। तो देखिए, टू डायमेंशनल की बात करूँ तो टू का मतलब तो आप लोगों को पता होगा। टू का मतलब कोई भी चीज़ दो हैं, ठीक है। तो टू का मतलब दो चीज़ों की बात की जा रही है। और डायमेंशनल का मतलब होता है डायरेक्शन। तो टू डायमेंशनल मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि दो डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो मैंने जुगाड़ लगा के समझाने की कोशिश की है कि टू डायमेंशनल क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें ये हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, टू डायमेंशनल शेप्स। ये जितनी भी शेप्स है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सारी की सारी टू डायमेंशनल शेप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये टू डायमेंशनल शेप कैसे है, क्योंकि इन सब शेप्स में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब शेप्स की लेंथ है और विड्थ है, हाइट नहीं है। ना ही डेप्थ है ना ही हाइट है। तो क्योंकि इनकी दो डायरेक्शन में इनको रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ के अंदर, इसीलिए टू डायमेंशनल फिगर्स कहलाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी चीज़ जिसको सिर्फ लेंथ हो और विड्थ हो तो वो टू डायमेंशनल कहलाती है। तो आई होप टू डायमेंशनल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रह गया प्लेन, के प्लेन किसे कहा जाता है। तो चलिए प्लेन को भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्लेन, के प्लेन क्या है। अब डेफिनेशन देख के आपको लग रहा होगा कितना छोटा सा वर्ड और इतनी लंबी डेफिनेशन सर जी, इसमें तो हम बोर हो जाएंगे। तो एक्चुअली अगर शौक है पढ़ने का तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पता है या फिर आपको समझ में आ गया पढ़ने के बाद ही, तो अच्छी बात यह है कि आप वीडियो को आगे कर लीजिए और आगे से देखना शुरू कर दीजिए। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बोर होते हैं वो यानी डबल टैप करके स्क्रीन के ऊपर आगे आगे वीडियो को करते रहें, और जो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही थी उसको वो समझ के वीडियो क्लोज कर दें। मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो खैर एनीवे वापस आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन ज्योमेट्री के अंदर अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। जो प्लेन जो होता है वो फ्लैट सरफेस को कहा जाता है। फ्लैट सरफेस, फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह। जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही होती है वो सरफेस होती है, ठीक है। तो प्लेन जो होती है एक फ्लैट सरफेस होती है डेट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन टू डायमेंशंस। जो कि और यानी जो सरफेस एक्सटेंड मतलब बढ़ती है, फॉर एवर मतलब हमेशा बढ़ती रहती है। किस में, दो डायमेंशंस के अंदर, यानी लेंथ के अंदर और विड्थ के अंदर। तो लेट्स सपोज ये एक पिक्चर है, इससे आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे भी पहले ये चीज़ एरो को मैं डिफाइन कर दूं कि एरो का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ फॉर एवर है, इनडेफिनेटली आगे, यानी कि उसकी कोई हद नहीं है। उर्दू में बोलूँ तो समझ में आएगा। तो ये इसके चारों कोनों पे एरोज बनाए गए हैं। इट्स मीन के चारों तरफ से ये अनलिमिटेड है, ठीक है, फॉर एवर है, इनकी कोई हद नहीं, चलती चली जा रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, प्लेन एक फ्लैट सरफेस को कहा जाता है, और वो सरफेस जो होती है वो टू डायमेंशनल होती है, यानी उसकी सिर्फ लेंथ होती है और विड्थ होती है। और लेंथ और विड्थ की खास बात क्या होती है, वो फॉर एवर होती है, उनकी कोई हद नहीं होती। और लास्ट में सबसे वैसे ये थोड़ी अजीब सी बात है कि सर ऐसी सरफेस जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आई थिंक हमारा अपना टॉपिक पीछे रह जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोल के ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। तो आगे क्या बोलते हैं, बट हैज़ नो थिकनेस। ये भी काफ़ी हैरानकुन बात है कि ये एक सरफेस है और इसकी थिकनेस नहीं है। अब मुझे जो समझ में आई है कि इसकी थिकनेस क्यों नहीं है, आई डोंट नो कि वो सही है गलत है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जिस चीज़ को हम पूरा देख ही नहीं सकते तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो थिक है या नहीं है। थिकनेस का मतलब ये होता है कि मोटाई, किसी भी चीज़ को साइड से देखो तो उसकी थिकनेस नज़र आती है, ठीक है। तो जब ये प्लेन हमें इनफाइनाइट है, ये प्लेन फॉरएवर है, अनलिमिटेड है, तो हम इसे देख ही नहीं पाएंगे। जब देख ही नहीं पाएंगे तो थिकनेस भी नहीं होगी। बहरहाल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों को बस यही बात जाननी है कि किसी भी सरफेस को, फ्लैट सरफेस को जो है प्लेन कंसीडर किया जाता है। तो आगे क्या लिखा हुआ, इट्स आर डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज अ प्लेन बिकॉज इन रियल लाइफ देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन
यूज़ एज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ आ ज्योमेट्रिक प्लेन। बिल्कुल सही बात है। आज वही बात जो अभी मैंने आप लोगों को कही कि रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी जो कि लंबी इतनी है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही और चौड़ी भी इतनी है, यानी विड्थ भी उतनी इतनी ज़्यादा है कि वो भी ख़त्म नहीं हो रही। तो आप कभी इसको देख नहीं पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी कोई असली एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये वो बात ही है। तो ऊपर ही पता चल गया था कि ऐसी चीज़ जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो उसको विजुलाइज करना तो इम्पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं। हाउ एवर ताहम वी कैन यूज़ द सर्फिस ऑफ अ वॉल, द फ्लोर और इवन अ पीस ऑफ पेपर टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्लान। वो कहते हैं ताहम हम जो है जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है इस वक्त, अपने आसपास देखें, अगर रूम में बैठे हैं तो जो दीवार का फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, जो प्लेन फ्लैट सरफेस नज़र आ रही है उसको, या फिर फ्लोर को देख लो, अपने फर्श जिसके ऊपर आप बैठे हो उसको देख लो, या फिर सामने जो कॉपी या बुक है आपके उसके पीस ऑफ पेपर यानी उस पेज को देख लो। तो इन तीनों जो सरफेसेस है उन सरफेसेस को ज्योमेट्री में प्लेन के तौर पर एग्जाम्पली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि हम ज्योमेट्री के अंदर प्लेन को यही समझते हैं कि कोई सरफेस है, जैसे टेबल की सरफेस है, फ्लोर की सरफेस है, वॉल की सरफेस है, इसी को हम प्लेन कंसीडर करते हैं। लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन प्लेन किसे कहा जाता है वो आपने ऊपर पढ़ा था। तो वापस हम पीछे चलेंगे और पीछे चल के दोबारा से उसी टॉपिक पे जाएंगे और पीछे चलें तो ये आ गई डेफिनेशन। अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन। एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशनल प्लेन को ही कहा जाता है, फॉर्म्ड जो कि बनती है, किस चीज से बनती है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस। यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनती है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन को समझना होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि क्रॉस, जैसे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या काट रही हैं, तो इस क्रॉस करने को, काटने को इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो ये दो लाइनें कौन कौन सी, एक तो वर्टिकल लाइन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली वर्टिकल लाइन आ गई जिसे क्या कहा गया, वाई एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वाई एक्सिस। और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे क्या कहा गया है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का नाम दिया गया है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि एक ऐसी प्लेन, एक ऐसी सतह जिसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल होगी और एक हॉरिजॉन्टल होगी, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, इंटरसेक्ट कर रही हों, और उसके बाद जो व्यू बनता है, यानी कि ये वाला जो प्लेन बनता है या जिस चीज़ को आप देखते हो, उस प्लेन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट प्लेन किस पे कंसिस्ट करता है, एक्स एक्सिस पे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस पे जो कि वर्टिकल लाइन है, और एक सरफेस के ऊपर जो कि टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, आई होप डेफिनेशन यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। आगे अगर चलें तो आगे मजीद इसकी जो डिटेल बताई गई है उसको भी देख लेते हैं कि दीज आर परपेंडिकुलर लाइन्स डेट इंटरसेक्ट ईच अदर एट जीरो। ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो जगह ज़ीरो यानी ज़ीरो होती है, यानी उस जगह पे ज़ीरो नंबर होता है। तो सामने यानी इस फिगर में आपको नंबर भी नज़र आ रहे होंगे। तो इन नंबर में भी एक ख़ास बात या एक ख्याल रखना पड़ता है। किस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो राइट साइड होती है, इधर सारे पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं, जैसे इधर 6 तक लिखा गया है, यानी लिखे हुए हैं डिजिट्स, चाहे तो आप 8 कर लो, 10 कर लो, क्योंकि एरो डाला हुआ है तो इट्स मीन, अभी मैंने बताया था कि अनलिमिटेड लाइन होते हैं। तो जितने नंबर्स भी आपने डालने हैं तो राइट साइड पे आप डाल सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। और अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है उधर भी पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, और जबकि नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड पे इधर नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इन्हें मिक्सअप मत कर दीजिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा आप लोगों का। राइट और अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड और लेफ्ट जो है नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, और इधर पॉजिटिव 1 है, इधर नेगेटिव 1 है, तो बीच में क्या आ जाएगा, दरमियान में 0 आ जाएगा। तो यही बात बताई गई है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ये ज़ीरो प्लेस के ऊपर जो है आपस में मिलती है। परपेंडिकुलर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी वर्टिकल है, यानी
इस तरह से, यानी एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे होगी तो वो दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, यानी इस जीरो प्लेस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं इस जगह को ओरिजिन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर चलें तो द एक्सिस कट द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इनटू 4 इक्वल सेक्शंस। ऑब्वियसली बात है, ये जो लाइंस हैं या ये जो एक्सिस हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो बदले में 4 हिस्से हमें नज़र आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन तो यानी 4 सेक्शन भी आप कह सकते हो, 4 सेक्शन नज़र आते हैं। एंड ईच सेक्शन इज़ नोन एज क्वाड्रेंट, और हर सेक्शन जो है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इनके नाम आगे आपको पिक्चर में नज़र आएंगे, ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये तरतीब आप याद रखिएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इनकी तरतीब नंबर्स की भी याद रखनी है, प्लस माइनस की, कहाँ पे प्लस के डिजिट्स होते हैं, कहाँ पे माइनस के होते हैं। और क्वाड्रेंट की तरतीब भी एंटी क्लॉकवाइज है कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 हो गया। तो आई होप यहाँ तक तो सारी बातें आसान सी थी, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बात करें तो हमने आज ये पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है वो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनता है, और उसमें से एक लाइन एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जहाँ पे वो दोनों लाइन मिलती हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है, और वहाँ पर ज़ीरो होता है। और 4 इक्वल पार्ट्स हमारे सामने आते हैं इन दोनों के इंटरसेक्ट होने से, और उन इक्वल पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई डेफिनेशन। अब अगर आगे चलें तो इस स्लाइड के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे 2 और 3, इस 2 और 3 को क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। याद रखिएगा, लिख भी लीजिए बेशक कहीं पर, ऑर्डर पेयर बोलते हैं 2 और 3 को। जैसे यहाँ पे -3 और 1 है तो मैं ये भी कह सकता हूँ इधर ऑर्डर पेयर क्या है, तो ये है। इधर ऑर्डर पेयर क्या है, ये है। इधर ऑर्डर पेयर ये है, इधर ऑर्डर पेयर ये है। अब ऑर्डर पेयर को तो पता चल गया। अब इसमें सेकंड थिंग आपने क्या याद रखनी है कि ये फर्स्ट 2 है तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड नंबर जो होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इधर भी फर्स्ट एक्स एक्सिस को, सेकंड वाई एक्सिस को। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब कोई भी लोकेशन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर कैसे मेंशन की जाती है, तो देखिए ये बिल्कुल आसान सी बात है। जैसे एक्स एक्सिस पे टू डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो इट्स मीन कि आपने इधर 0 हो गया और इधर जो है 1 और इधर 2, यानी कि 2 टाइम्स आपने राइट साइड पे बढ़ना है। तो पॉजिटिव 2 है ना, इसलिए राइट साइड पे हम 2 डिजिट्स आगे बढ़े। अगर नेगेटिव होता, जैसे इधर -3 है, तो हम नेगेटिव साइड पे हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह सेकंड जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कितने 3, तो हम यानी कि ये अगर यानी यहाँ से ले गए इधर, माउस को देखिएगा ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभी आगे मज़ीद एग्जांपल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ एक्स एक्सिस पे 2 डिजिट्स है तो यहाँ से मैं आया 2 डिजिट्स आगे, और वाई एक्सिस पे 3 डिजिट्स है तो मैं 3 डिजिट्स ऊपर चला गया। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। तो इधर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसे डॉटेड से रिप्रेजेंट है, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पॉइंट या लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी चीज़ यानी कि क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पहले ये दिखा दूं। लेट्स सपोज ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि इस बी लोकेशन को आप मेंशन करो ये कहाँ पर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, यानी इधर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 एक्स एक्सिस पे, और फिर कोमा डाल दोगे, और वाई एक्सिस पे कितना आ जाएगा 4 और 6 के दरमियान में 5 आता है, तो यहाँ से यहाँ तक 5। तो इधर आप लिख दोगे 4 और फिर कोमा और फिर लिख दोगे 5। तो ये आपने मेंशन कर दिया बी की लोकेशन। इसी तरह यानी इस तरह से लोकेशन आएगी। तो मेन तो एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बता देता हूँ। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, इसी तरह ये जैसे अगर कहीं पे लिखा हो -1.5
और साथ में लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है आपने और -2.5 वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो एक्स एक्सिस पे माइनस कहाँ होता है? वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो इनका सेंटर में क्या होगा? 0.5। तो यहाँ से आप नीचे चले जाओगे और कितना नीचे जाओगे? -2.5। तो यहाँ से यानी इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर तक, इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर तक, तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से लोकेशन तक पहुंचा जाता है। तो आई होप मज़ीद तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आएगा। तो आई होप आज का टॉपिक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपनी तरफ से। तो जो मैं पूरी कोशिश कर सकता था वो मैंने की, फिर भी कुछ बुरा लगा या कुछ समझ नहीं आया तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा आप लोगों से। और हाँ, जाने से पहले जो कार्टेशियन प्लान होता है वो भी इसी को बोलते हैं, और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ज्योमेट्रिक के अंदर अलजब्रा को इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बस ये आपको बोलना था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।